मित्रों नमस्कार। अभी मैं बस्ती जनपद में हूं और बस्ती जनपद का ये चितरगढ़िया गांव है और चितरगढ़िया गांव के एक प्रगतिशील किसान हैं रामपूरन चौधरी जी। आज हम उनके खेतों में हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे टमाटर की लहलहाती फसल दिख रही है। अब चूँकि इसकी तुड़ाई ज़्यादातर तुड़ाई हो चुकी है और फिर इसमें नई फसल ली जानी है कुछ ही महीनों बाद। लेकिन इन्होंने जो शुरुआत की थी बागवानी फसलों की, उसमें सबसे पहले इन्होंने पारंपरिक फसलों में से हट करके कॉमर्शियल खेती के रूप में केले की खेती की शुरुआत की थी और उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा इन्होंने कमाया। अभी भी ये पारंपरिक फसलें उगाते हैं जिसमें धान, गेहूं, सरसों जैसी तमाम फसलें शामिल हैं। लेकिन पारंपरिक फसलों के साथ ही कॉमर्शियल फसलों के रूप में इन्होंने इस बार टमाटर की खेती की थी, स्टेकिंग टमाटर की खेती की थी, जिसको ज़रूरत होती है सहारे की और असीमित बढ़वार वाली किस्म थी। तो अभी हम रामपूरन चौधरी जी से जानेंगे कि कैसे विचार आया कि हम केले की खेती से हट करके, गेहूं, धान, सरसों की खेती से हट करके टमाटर की खेती करें और टमाटर की खेती वो भी सहारे वाली टमाटर की खेती। सर आपका स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो बस्ती जनपद का क्षेत्र है या एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर किसान गन्ना, सरसों, गेहूं, धान की खेती करते हैं। सब्जियों की खेती कुछ चुनिंदा किसान ही करते हैं। आपके मन में कैसे ख्याल आया? सर मैं देखता था आप लोगों का फार्म फूड पत्रिका आपका पढ़ा मैंने बहुत दिनों से, आपसे कम परिचित थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र पर और कृषि भवन उद्यान में मैं जाता था तो राममूर्ति मिश्रा, अरविंद सिंह और लोग मिले, मंगला जी मिले हमको। तो इन लोगों से मैं संपर्क में आया तो आपकी पत्रिका पढ़े, उससे मुझे लगा कि एक किसान 1 एकड़ से अधिक रुपया कमाया जा सकता है परंपरागत कृषि को छोड़ के। तो मैं केले के तरफ झुकाव लिया, केले में अच्छी फसल लाया, केला खूब अच्छा फ़ायदा दिया। लेकिन एक फसल चक्र होने के कारण मैं फिर सब्जी में आ गया कि एक ही खेत में बार बार कोई फसल उगाई जाए तो रोग ज़्यादा आने की चांसेज होते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं इस साल इस चक्र पर केला छोड़ के फिर भैया से मुलाकात हुई, मंगला जी से, तो इनसे बातचीत हुई। फिर हम लोग टमाटर की खेती पे आए और टमाटर की सिजिंटा की साहू प्रजाति लगाए, जिसका हम 23 सितंबर की रोपाई किए हैं। अच्छा, नर्सरी कब आपने डाला था? नर्सरी हम डाले थे अगस्त में। जी। 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त को मैंने नर्सरी डाला है और 23 अगस्त को इसकी रोपाई किए हैं और इसके बाद 23 सितंबर को मैंने इसकी रोपाई करवाया है, मल्चिंग करवाया। इसके बाद ये इसकी देख रेख हम लोग समय समय से करते रहे। आज की ये कंडीशन है कि इसमें 35 से 40% फूड टूट चुके हैं। जी। इसके बाद अभी जो बचा हुआ है आपको दिख रहा 60% है और इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा और लोगों को मैं प्रोत्साहित भी किया कि और आप इसके प्रति आइए और अपनी आय दुगनी करिए और अपने बच्चों का भविष्य भी सुधारिए। इससे पढ़ाई लिखाई का खर्चा आता है। सर इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमको डेली का पैसा मिलता है। हर तीसरे चौथे महीने फसल तैयार हो जाती है, रनिंग पैसा मिलता है। तो बच्चे के ट्यूशन फीस, बच्चे के कपड़े के लिए, दवा के लिए हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता। गेहूँ गन्ने में क्या है, गन्ना तो भाई दूसरे के सहारे होता है, उसमें हमको अपने पास पैसा मिल नहीं पाता अपने समय से। गेहूं है, एक बार हुआ भंडार करने की जगह नहीं हो तो बेच देना पड़ेगा उन्हें पौने दाम पर। लेकिन इसकी मार्केटिंग हम खुद कर सकते हैं और इससे हम आगे काफ़ी जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करें नर्सरी की। अगर शुरुआत की बात करें तो नर्सरी में जो आपने बेड तैयार किया, बीज पर लागत आई, लगभग कितनी लागत आई थी? नर्सरी की लागत में हम 2000 की बीज मंगाए थे सर। इसके बाद उसकी ज़मीन में ही हमने बीज नर्सरी ज़मीन पे तैयार किया। पॉलीथीन ऊपर से लाया, बरसात था, ये 1000 टनल बनाया था आपने? हाँ, 1000 की पॉलीथीन लाया। उसकी समय समय पे केवल कीटनाशक दवा का हमको देख रेख करना पड़ा, जो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, मामूली खर्च था। अच्छा, जो इसमें बेड दिख रहा है, जो मल्चिंग की गई, इस बेड और मल्चिंग में आपने मैनुअल इस्तेमाल किया बनाने में या मशीनों के जरिए इसको तैयार किया गया था? नहीं, सब मैनुअल है सर। अच्छा, सिंचाई के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? रनिंग सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई? रनिंग सिंचाई है मेरे पास। अच्छा, सिंचाई के अलावा एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार रोपाई किया था तो पहली सिंचाई कितने दिनों बाद की थी? 6 दिन बाद। अच्छा, 6 दिन बाद। उसके बाद क्या? उसके पहले इसको मैं टोटी से पानी देता था, मतलब इसके जड़ पे। जी 6 दिन तक पानी दिया, इसके बाद सिंचाई मैंने किया। फिर कितने दिनों के अंतराल पर इसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है? एक हफ्ते पे रूटीन है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने प्लास्टिक की मल्चिंग की है, इसका टमाटर की खेती में या सब्जी की खेती में क्या फ़ायदा नज़र आता है आपको? इसमें ये होता है सबसे पहले ये है कि हम मल्चिंग करते हैं जब तक पौधा मेरा छोटा रहता है, घास इसके आसपास नहीं जमने पाती है। तो जो भी खुराक रहता है पौधे को मिलता है।
घास नहीं पाती है और साफ सफाई रहता है, दिखता है अच्छा। जी 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 जी। अच्छा, टमाटर और इसकी नमी भी बनी रहती है। अच्छा, इसमें एक तो बीमारियां, कीट का भी प्रकोप कीट कम का होता प्रकोप होगा। कम होता है, घास नहीं रहेगा तो कीट अपने आप नहीं आएंगे। तो 2-3 चीज़ें आपने बताई, घास, कीट और नमी, 3 चीज़ों में फ़ायदा करता है। अब एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसा कि सभी जगहों पर जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ टमाटर में कुछ इस तरह की बीमारियाँ दिखने को मिल जाती हैं, जिसमें पौधा सिकुड़ करके उसका बढ़वार रुक जाता है। तो समय समय पर कौन कौन सी कीटनाशक या दवाओं का प्रयोग किया जिससे जो और पौधे आपके स्वस्थ दिख रहे हैं वो स्वस्थ बने रहें? सर मैं तो इस तरह का कोई बीमारी इसको मानता ही नहीं हूँ। मैं अपनी रिसर्च बताऊँ कि इसको सब लोग बताते तो उखाड़ कर फेंक दीजिए, नहीं तो सारा खेत फैल जाएगा। लेकिन जब इसका डोज मैंने दिया तो ये भी देखिए सर, लगभग 1 किलो 500 ग्राम इसमें भी फल आ गया है। अच्छा। ये मैं मानता हूँ कि जैसे बच्चा कुपोषित रहता है उसको अलग से खुराक की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ पौधे किसी भी कारण से वो कुपोषित रह गए, उसको अगर हम डोज दें तो ये फल अच्छा दे सकता है। अच्छा, खाद उर्वरक की बात कर लें तो क्या क्या खाद देने पड़ी और लगभग कितनी लागत आई खाद पर? ये सर जान लीजिए 1 एकड़ में हमारा सब लागत लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये का गया है। मल्चिंग से लेकर के बांस, सुतली, तार, जी जी, सारे कार्यक्रम के लेकर के 60 से 70 हज़ार रुपया मेरा गया हुआ है, जिसमें अभी तक हम लगभग 110 कुंटल हमने टमाटर निकाल चुका है। ऑन एवरेज ये मान लीजिए 17 में भी गया, 15 में भी गया, 10 में भी गया, ऑन एवरेज 12 से 13 मान लीजिए कि इतना होल इन होल गया है अभी तक। अच्छा, आपने जैसा बताया कि 40% तुड़ाई हो चुकी, 60% तुड़ाई बाकी है, तो आपको क्या लगता है कि अंतिम तुड़ाई तक आपको प्रति एकड़ कितना मुनाफा प्राप्त होने वाला है? अब ये सर जान लीजिए कि हम अपने मुनाफे से आगे हैं। जितना हमारी लागत थी 110 कुंटल हमने तोड़ चुका, तो 1,10,000 तो ऐसे ही हो गया। जी जी, तो हम अपना निकाल चुके हैं। अब जो आना है वो मेरा प्रॉफिट ही आएगा। लगभग मुझे जहाँ तक है कि 3 लाख से कम है बचत 1 एकड़ से नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि बस्ती जनपद जो है गन्ने का बेल्ट माना जाता है और साल भर की फसल है, उसमें श्रम ज़्यादा लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है, तो किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो जिस तरह की सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं, वो टमाटर की खेती या सब्जियों की खेती अच्छी है या गन्ने की खेती अच्छी है? हम तो सारे किसानों भाइयों से कहना चाहेंगे कि वो परंपरागत खेती को छोड़ करके अपनी सब्जी की खेती पे आए। वो टमाटर, खीरा, गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च जो भी करें उसमें ज़्यादा उनको बढ़ने के चांसेस हैं। उनके बच्चों का भविष्य है, उनका स्वयं का भविष्य है। अगर उनको पैसे की आज मुझे ज़रूरत पड़ती सर, तो आज मुझे टमाटर 2-3 कुंटल 4 कुंटल निकलता है, हमको 4,000-5,000 डेली आ जाता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई फीस जो भी है कोई सब कवर हो जाता है। हमें जब 3 महीने के अंतराल पे पैसा मिलेगा तो मैं 3 महीने में आपसे भी ले सकता हूँ, तो रिकवर आपको वापस कर सकता हूँ। लेकिन गन्ने और धान से ये संभव नहीं है। अच्छा, क्योंकि गन्ने की लदाई, धुलाई और उसके मिल तक पहुंचाने में भी काफ़ी कास्ट आ रहा है। जी जी, उससे कम खर्चे इसमें मुझे लगता है। अच्छा, टोटल कितने दिनों की फसल मानते हैं टमाटर को? अब टोटल में 23 सितंबर को इसका रोपण किया था। मुझे लगता है ये फरवरी लास्ट तक अभी मेरा टमाटर चलेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसका नया कुछ सोच रखा हूँ हम और मंगला भैया सोच करके कि इसकी अगर डोज बढ़ाई जाए तो फिर इसमें से कल्ले निकल रहे हैं, तो हो सकता है ये मार्च तक भी जाए। अब ये मेरा ट्रायल है। जी जी, अभी इसको हम कंफर्म कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन मैं ट्रायल के रूप में इसको जान रहा हूँ कि अभी एक बार इनको मैं अच्छे से और इसके जितना फल दिया था, नहीं तो 10 किलो प्रति पौधा भी हम और इससे अलग से फल लेंगे। अच्छा, रोटेशन की बात करें तो साल भर में टमाटर जैसी कितनी फसलें आप ले सकते हैं? अब एक खेत में टमाटर जैसी फसलें तो कम से कम 2 फसल हो जाएगी। जी जी, और अन्य फसलें तो 3 फसल हो जाएगी, जैसे खीरा हुआ, लौकी हुआ, शिमला मिर्च हुआ, गोभी हुआ, ये सब 3 फसल होगी। लेकिन टमाटर को एक खेत में 2 बार ले सकते हैं इसी। अच्छा, अगर टमाटर के साहू प्रजाति की बात करें तो इससे कितना संतुष्ट आप हैं, इसकी साइज, शेप, रंग या स्वाद को लेकर के या डिमांड को लेकर के? जैसे सर ये मार्केट में इतना अच्छा डिमांड है, सारे लोग इसका जैसे जाता है मार्केट में इसको सब ले लेते हैं। ये साहू प्रजाति का टमाटर एक तो साइज से बढ़िया है, शाइनिंग बढ़िया है। इसको अगर कोई दुकानदार छोटा विक्रेता है 20 किलो ले गया, मान लीजिए उसका एक दिन में नहीं बिकता, 3 दिन में बिकता, तो भी उसको कोई सड़ा गला निकलता नहीं, इसलिए वो लोग इसकी मांग ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर एक पौध की बात करें, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं और वो अपने छत पर लगाना चाहें, तो ये 4 से 6 महीने में कितने फलत प्रति पौध मिल जाती होगी?
सर ये अभी बार तो इस बार हमारा नया है, मैं सुना हूँ कि 25 किलो देता है, लेकिन मैं इसको एक्चुअल मार्च में जब पेड़ सब समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको एक्चुअल बता दूंगा एक पेड़ कितना दे सकता है। अच्छा, तो आगे आने वाले दिनों में जैसा कि अभी आप पारंपरिक फसलों से अभी आपने केले की खेती की थी, उसके प्रॉफिट से आप संतुष्ट नजर आए। अब पारंपरिक फसलों से आप कमर्शियल कल्टीवेशन पर आ रहे हैं या व्यावसायिक खेती की तरफ आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और क्या क्या प्लान है, किस तरह की खेती करने वाले हैं? सर अब देखिए इसी बगल में 1 बीघा खेत खाली है जिसका मैं 400 से 500 की खीरे के पौधे मतलब जर्मिनेशन के लिए डाल दिया गया है, जर्मिनेट हो रहा है। तत्काल फरवरी में मेरा खीरा लग जाएगा। इधर आगे जो आपको सरसों की फसल दिख रही है, आलू की फसल दिख रही है, इसमें हमारा लौकी और तरोई और स्टैंडिंग बोड़ा जी जी, ये हमारा लगने का प्लान है। ये जैसे ही मार्च में कटेगा सब, अप्रैल में फिर हम गर्मी की सब्जी उधर करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल चलते चलते है, सुरक्षा का बड़ा मसला है और कोई भी खेती बिना जो पशु हैं, जंगली पशु हैं या हम मान ली छुट्टा पशु हैं, दोनों की बात करें, उनके बिना सुरक्षा के फसलों को नहीं उगाया जा सकता। तो कौन सा तकनीकी आपने अपना रखा है जिससे फसल को आप बचा पाए हैं? देखिए सर, सुरक्षा के लिए छुट्टा पशुओं से मैं जाली भी लगाया हूँ। इसके बाद एक झटका मशीन आती है, जी जी, उसका मैं वायर दौड़ाया हूँ, रात में वो चलता है, उससे एक झटका प्रदान होता है। कोई भी जानवर आता है अगर उसमें टच होता है वो वापस चला जाता है, फिर दोबारा वो इधर नहीं आता है। अच्छा, मतलब उसके जान को खतरा नहीं होता है? जान का कोई खतरा नहीं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो। ये कम झटके वाली मशीन है, इसको केवल एक झटका देता है कि बिजली जैसा लगता है आपको इस बार, लेकिन कोई ना शरीर में कमजोरी आएगी, ना गिरेंगे आप, न जानो, लेकिन आपको डर पैदा हो जाता है। अच्छा, चलते चलते ये भी बता दीजिए कि कितनी लागत आती है लगभग 1 एकड़ पर झटका मशीन लगाने में, और इसमें बिजली कहाँ से आता है? सोलर सिस्टम होता है या विद्युत? सोलर सिस्टम है सर। आप बैटरी विद्युत से चार्ज करके बैटरी ला के लगा सकते हैं। एक छोटी सी बैटरी रखाइए, उससे आप चलाइए, उससे कभी किसी का कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि लाइट से तो रहेगा तो संभावना बन सकती है, लेकिन ये लाइट नहीं है, केवल एक छोटी सी बैटरी है, तो उसमें किसी जान का खतरा नहीं है। और 1 एकड़ में उसका कुल मुझे लगता है कि 10,000 रुपये जी जी लगेगा, 1 एकड़ सुरक्षित हो जाएगा। तो हमारे साथ रामपूरन चौधरी जी थे और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई जो पारंपरिक फसलें हैं उनके साथ हम कैसे व्यावसायिक खेती की तरफ जाएं और कैसे कम समय में रोटेशन वाली खेती को अपना करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया गन्ने की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और कुछ अगर व्यवसायी आपसे टमाटर सीधे क्रय करना चाहते हैं या मान लीजिए किसी के यहाँ फंक्शन है, उस ताज़ा टमाटर खरीदना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा अपना मोबाइल नंबर भी साझा कर दें जिससे लोग आपसे सीधे संपर्क करके क्रय कर पाए और आपको अच्छा रेट मिल पाए। जी सर, मेरा नाम है रामपूरन चौधरी, मेरा गांव है चित्रगढ़िया, मेरा मोबाइल नंबर है 99 18 82 26 81। एक बार और नंबर रिपीट कर दीजिए। मेरा नंबर है 99 18 82 26 81। तो आपको भी अगर टमाटर क्रय करना है या आगे आने वाली उन्होंने जो सब्जियां गिनाई उसमें गर्मियों में वो सब्जियां ताज़ी क्रय करनी है, तो सीधे आप खेतों से क्रय करें, क्योंकि किसान खेत से आपको जो सब्जी मिलेगी, जो गुणवत्ता मिलेगी, वो बाज़ार से नहीं मिल पाती है। तो आपके नंबर आप सेव कर लीजिएगा वीडियो में जो बताया है, और सीधे आप संपर्क करके, अगर आप बस्ती जनपद के रहने वाले हैं, शहर के आसपास रहने वाले हैं, तो सीधे यहाँ से पहुँच सकते हैं, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।